नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पुलिस भर्ती में बड़ी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्वतंत्र सेनानी आश्रित कोटे का कथित फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले महिला समेत 8 रिक्रूट आरक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में दस्तावेजों के फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। नगर कोतवाली में पूर्व आरटीसी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश यादव की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत विवेचना की जिम्मेदारी उप निरीक्षक अनुपम त्रिपाठी को सौंपी गई है और बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में सीधी भर्ती में चयनित इन सभी आरक्षियों के प्रमाण पत्र जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए और शिकायत के आधार पर हुई जांच में महिला समेत कुल 8 आरक्षियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। सभी आरोपी मिर्जापुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और मामले के उजागर होने के बाद अब प्रदेश भर की पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं की जांच की भी मांग की तेज हो गई है। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण बिल और विपक्षी दलों को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। राजभर ने दावा किया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था तब कोई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले इस विधेयक का विरोध करने वाले दलों को जनता ने जवाब दिया है। और राजभर ने तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए कहा है कि इन दलों में राजनीतिक टूट फूट देखने को मिली है और आगे भी ऐसे ही बदलाव जारी हो सकते हैं। और राजभर ने इस बयान के बाद प्रदेश भर की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की आशा है। विपक्षी दलों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। देखिए, मामला यूं है कि महिला बिल पास करने के लिए बिल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में पेश किया तो विरोध किया। टीएमसी ने विरोध किया, शिवसेना ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया, कांग्रेस ने। आपने देखा, पूरा देश देखा कि महिलाओं के अधिकार को लेकर के ये लोग कि नहीं, महिलाओं को हम अधिकार नहीं लेने देंगे, ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, पूरे सदन में विरोध किया। उसका रिजल्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बिल पास करके ही मानेंगे। आपने देखा कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए, अलग अपना धड़ा बना लिए, शिवसेना के लोग बना लिए। अब नंबर आ रहा है समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा टूट करके वो भी अपना एक अलग दल बनाएगा और महिला बिल का समर्थन करेगा। सांसदों के टूटने की अफवाह या हकीकत के बीच रुचि वीरा ने काफी कड़े तेवर दिखाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब जाने को होता है, जितने सांसद टीएमसी को मैंने देखा, शिवसेना के देखा, या जितने भी दल बदल करने वाले लोग होते हैं, वो रोज बोलते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। जब वो कह दें कि हम नहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिए जा रहे हैं। जितने लोग बयान दे रहे हैं सभी लोग कहीं न कहीं घेरे में हैं, सब लोग बतिया चुके हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय अमित शाह से मिलने क्यों जाते हैं? क्या कारण है वहां? क्योंकि वो जानते हैं कि हम सांसद जरूर हैं लेकिन बचे रहेंगे तभी जब अमित शाह जी की कृपा होगी। तो वो अपना एक गोल बनाए हुए हैं लोग। इतने सांसद टूट करके आएंगे, सब लोग जो है महिला बिल का समर्थन करेंगे। हम लोग विरोधी नहीं हैं। योगी जी ने कल प्रयागराज में होने वाले नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के 47 परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 23,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम ने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के पर्याप्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की
तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर पेयजल समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन की किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रख रहा है और जिससे किसी भी प्रकार की अफवाह या गड़बड़ी का तत्काल कार्रवाई की जा सके। जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्ज़ाम होना है और लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसकी एग्ज़ाम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त तैयारी हम लोगों ने करी है। हर सेंटर पे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई जिनके सुपरविजन में सारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं जो क्वेश्चन पेपर जब केंद्र तक पहुंचेगा और फिर वापस जमा करने के लिए तो उस समय तक वो लोग की उपस्थिति रहेगी। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है और जो एसओपी बनी है उसी के क्रम में एग्ज़ाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन न हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान वामान रखने की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। जो घटी हुई दर है किराए की स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने जो घोषित किया है उसका अक्षरशः पालन हो, इसके लिए भी सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को वापस जाते समय भी कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। शहर में सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी ARTO की टीम को तैनात किया गया है। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, इसको देखते हुए जगह जगह पे मेडिकल की टीम, एम्बुलेंसेज इत्यादि की भी तैनाती की गई है कि इनकेस इमरजेंसी अगर कहीं कोई होती है तो तत्काल उसको हम लोग अटेंड कर सकें। तो पूरी तैयारी हमारी है और बहुत ही अच्छे से और सुचितापूर्ण ढंग से इस एग्जाम को कराया जाएगा। सर, देखा जाता है भ्रामक सूचनाएं फैलती हैं तो उसको रोकथाम। देखिए, भ्रामक सूचनाओं के लिए ऑलरेडी कई स्टेप्स गवर्नमेंट स्तर पर लिए गए हैं और सोशल मीडिया की हम लोग भी स्थानीय स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी भ्रामक सूचना के उसमें किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से कोई उसका बात नहीं आती है तब तक कहीं पे भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता। वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम की शुचिता के साथ खिलवाड़ करता है या गलत सूचना फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रामक सूचनाएं से सबको सतर्क रहने की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लखनऊ में बसपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि योग दिवस से पहले ही पूरे देश में योग को लेकर एक विशेष उत्साह और जागरूकता देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में हजारों लोगों ने एक साथ सामूहिक योग का स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। और दिनेश शर्मा ने कहा है कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब एक वैश्विक पर्व का रूप ले चुका है और दुनिया के 170 से अधिक देश सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन विरासत है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन का मार्ग दिखाया। देखिए, ये लखनऊ का KD बाबू सिंह स्टेडियम है और कई हजार लोगों ने मिलकर यहाँ पर सामूहिक योग किया है। कल 21 जून को योग दिवस है और उसके पहले एक जुनून सा पूरे भारतवर्ष में है। जगह जगह स्कूलों में, गलियों में, सड़कों में, पार्कों में, संस्थानों में ये योग दिवस के रूप में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ये बड़ी बात है कि मोदी जी ने जो भारत की परंपराएं थी, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी, योग था, आयुर्वेद था या हमारी प्राचीन जो चिकित्सीय पद्धतियां थी, उनका प्रसार पूरे विश्व में किया है। कल 170 देश
एक साथ सामूहिक योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि करें योग बने निरोग। ये जो मोदी जी का स्लोगन है ये आज पूरी दुनिया में एक तरीके से भारत को नेतृत्व करता बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग के महत्व पर जोर देते हुए इसे स्वस्थ जीवन का आधार बताया। और बाबा रामदेव ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि चिकित्सा, साधना और जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। उन्होंने कहा कि रोग, दोष और दुख से मुक्ति पाने के लिए योग सबसे प्रभावी माध्यम है और सभी लोगों को इससे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी योगी बताते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। और उन्होंने कहा कि यदि देश के सभी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरह विकास और जनसेवा के लिए कार्य करें तो भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। दिखाई दे रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास है और आप आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और विजयवाड़ा जैसी सुंदर धरती पर मौजूद हैं। क्या कुछ संदेश उस धरती से? ये अमरावती देवताओं की राजधानी है, देवतल राजधानी, और यहाँ से अब ये योग धानी बन गई है। यहाँ से जो योग हो रहा है ये हजारों वर्ष पुराना सांस्कृतिक गौरव अतीत समेटे हुए अमरावती से मैं सबसे कहूँगा, रोगियों के लिए योग चिकित्सा पद्धति है, योगियों के लिए साधना पद्धति है, सबके लिए योग एक जीवन पद्धति है। योग में जीवन हो सबका, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व हो, सब योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, दोष मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इसके लिए योग ही एकमात्र उपाय। और देश के प्रधानमंत्री जी योगी है, देश के हमारे देखो चंद्रबाबू नायडू जी भी योगी हैं, कर्म योगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू गारू जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे सारे देश के मुख्यमंत्री काम करने लग जाएं, योगी कर्म योगी उपयोगी बन जाएं, तो 2047 से पहले ही भारत विकसित बन जाए, विश्व गुरु जगत गुरु बन जाए। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, सब योग करें, निरोग रहें और योग करें नहीं, योग करवाएं भी। और इसमें जाति, प्रांत, मजहब का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई बंधन नहीं है। भारत की दृष्टि से तो हम सबके पूर्वज योगी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब जात वर्ग समुदायों के लोग हो, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भान रखो और अपने पूर्व शिक्षिकाओं के तरह अपना भी जीवन ऊंचा हो, जीवन में देवत्व हो, ऋषित्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमत्तत्व हो। इसके लिए सब योग करें और इस बार का योग अप्रतिम होगा। यहाँ अमरावती आंध्र प्रदेश से भगवान तिरुपति की, भगवान विष्णु की, भगवान अनंतनाग वो हो, यहाँ मैंने अनंतनाग जी का, अनंत पद्मनाभ का जो प्रतिमा देखा 1500 साल पुराना, क्या अजब ये उंडावली में, अद्भुत है। योगा फॉर दिल्ली में वर्तमान समय में सशस्त्र विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस उद्घाटन सत्र में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हिस्सा लिया और सशस्त्र की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त किए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आज के दौर में सशस्त्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था और उन्होंने कहा है कि सशस्त्र का मूल उद्देश्य सत्य की खोज के लिए सार्थक संवाद स्थापित करना है। उनके अनुसार सशस्त्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हारने वाला भी सीखता है और अंततः जीतता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वर्तमान समय में स्वस्थ संवाद, विचार विमर्श और तार्किक चर्चा की आवश्यकता है, पहले के ही अधिक है। और उन्होंने विश्वास जताया है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी समाज और शिक्षाविदों के बीच सार्थक विमर्श को नई दिशा देगी। शास्त्रार्थ विषय पर, आज के युग में शास्त्रार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ परिचर्चा हो रही है और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ICPR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ने आयोजित की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। उसके उद्घाटन सत्र में मैंने अपनी बात कहते हुए इस बात की अपेक्षा की है कि आज के युग में शास्त्रार्थ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आदिकाल में था,
क्योंकि शास्त्रार्थ का अर्थ है सकारात्मक संवाद, सत्य की खोज के लिए संवाद, और जिसमें हारने वाला भी जीतता है, क्योंकि सत्य की खोज के लिए, सच्चाई के लिए, बेहतरी के लिए वो संवाद हो रहा है। मैं स्पीकर के नाते ये कह सकता हूँ कि इसकी आज के युग में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब चीज़ों का राजनीतिकरण हो जाता है तो सत्य और वास्तविकता कहीं पीछे रह जाती है। इसलिए शास्त्रार्थ, संवाद और उसकी जो परंपराएं, हमारी संस्कृति की, हमारे दृष्टिकोण की, हमारी पौराणिक, हमारे पूर्वजों की दी हुई हमें विरासत है, उसको हमें मजबूत करना है, उसको संजोना है। वही हमारी जड़ें हैं। जितनी जड़ें हमारी गहरी होंगी उतना वृक्ष जो है वो वटवृक्ष के रूप में भारत की संस्कृति का देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वो कार्यरत होगा। और आज के इस अवसर पर बधाई देते हुए मैं सच्चिदानंद मिश्र जी, जो कि ICPR के सेक्रेटरी मेंबर हैं, और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए, ये सफल आयोजन 2 दिन चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कोलकाता में बसपा सांसद राहुल सिन्हा ने प्रधानमंत्री के दौरे को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि आज पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आगमन विशेष महत्व रखता है। राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस, CPI और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की उचित पहचान नहीं दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दे रहा है। और बसपा संसद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। उनके आह्वान पर 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। बंगाल में ही रहेंगे, तारकेश्वर जाएंगे, फिर गंगा में लेजर ड्रोन शो होगा। पूरा जो है कहीं न कहीं प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा बंगाल सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ। इतना दिन जो लोग सत्ता में थे, वो कांग्रेस हो, CPM हो या तृणमूल कांग्रेस, ये बात को छुपा रहा था। पश्चिम बंगाल जन्मदिन को इन लोगों ने छुपा रहा था, इसलिए इसके साथ देशभाग का कहानी इसमें शामिल है, इसीलिए इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आज पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल का सारे जनता को, पूरा देश को हम ये दिखाना चाहते हैं, जो पश्चिम बंगाल जो जन्म हुआ था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, हमारा पार्टी का स्रष्टा ने किया। और आज मोदी जी यहीं पर आना एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है, कारण इस पश्चिम बंगाल को सृष्टि किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आज उसी का और भी एक भव्य समावेश तारकेश्वर हो और बाकी जो कार्यक्रम है उसमें होगा। और उसके बाद विश्व योगा दिवस, विश्व में योगा को पहचान कराने वाला कोई होगा तो हमारा प्रधानमंत्री। और वही प्रधानमंत्री का आह्वान पर आज पूरा विश्व में काल योग दिवस मनाया जाएगा। सिर्फ भारत का नहीं, पूरा विश्व में ये हर भारतीय नागरिक का गर्व है। और प्राइम मिनिस्टर हमारा स्वाभिमान है, और वही प्राइम मिनिस्टर जनता का साथ रेड रोड में ये जो योगा होगा इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने खुद योगा करेंगे, हमारा सबका साथ। ये बंगाल का जनता के लिए एक अलग जो उपहार प्रधानमंत्री का तरफ से ये हम मानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयान यहाँ तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को जरूरत है से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे और अन्य कुछ नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राउत ने कहा है कि सत्ता और संसाधनों के बल पर ऐसे बयान दिए जाते हैं और
जनता सब कुछ देख रही है। और संजय राउत ने इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। क्या होता है वो ट्रेलर? क्या इतना सीरियस लेते हो आप एक नाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएंगे हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप देखो, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस्तीफा देंगे और इसलिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार कहा था। आप किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं कुछ देखता ही नहीं उस बारे में। क्या करना है, चलो। कोलकाता में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को लेकर उत्साह और माहौल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण बताया। और अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल दिवस के आयोजन बंगाल के लोगों और उनके पूर्वजों के लंबे समय से देखे गए सपने से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों की बदौलत पश्चिम बंगाल अपनी अलग पहचान और संस्कृति, विचारधारा और सुरक्षित रख सका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अवसर पर कोलकाता में आना राज्य के लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। साथ ही यह अवसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान यहाँ याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी है। It's a very, very emotional moment for all of us, you know. We Bengalis of West Bengal, our forefathers who always dreamt of having an independent Bengal and celebrating Paschim Banga Dibosh, which was possible only because of our party's founder, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, because of his forecast, because of his fight, because of his thought for the welfare of the Bengalis of West Bengal. The first meeting was held in Tarokeshwar, where our Honorable Prime Minister is coming today. Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister will also be there. The first meeting where it was decided that Bengal needs to be divided after independence. And the portion where Hindus are more will stay back with India, and the rest portion will go to Bangladesh. If it wasn't for Dr. Shyama Prasad Mukherjee, we would have been in Bangladesh, today's Bangladesh today, and probably we would have been set ablaze, alive like Jhuntu Das. We are alive, we are free, we are independent. We could protect our ideology, our culture because of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. And 100 times we requested the previous government to celebrate this historical day, 20th of June, as Paschim Banga Dibosh, because Paschim Banga was created today, the only homeland for Bengali Hindus, but previous government didn't allow. She said that no, Bengali New Year will be celebrated as Paschim Banga Dibosh and history will be wiped off. But no. The last word will be spoken by the people of Bengal, and that happened. And we are extremely happy and emotional that Honorable Prime Minister is coming to celebrate this historical day and remember Dr. Shyama Prasad Mukherjee. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे हुंबल टीवी भारत।